So today let's start dot product. ओवरव्यू हम देख चुके थे लास्ट क्लास के अंदर कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट। तो बस वो वैसे उतना ही था, इनफैक्ट जितना बताया था वो उतना ही था। इफ टू वेक्टर्स a vector and b vector are acting at an angle theta, then their dot product और दूसरा नाम क्या है इसका, स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट is represented by the symbol a vector dot b vector and it is given by as following, क्या होगा वो, a vector dot b vector is equals to magnitude of a into magnitude of b into cos theta, magnitude of a into magnitude of b into cos theta। ठीक है, तो ये कहलाता है इसका क्या, डॉट प्रोडक्ट। तो ये आप लोगों को फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है। ये किसका फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ए है वो भी है एक स्केलर, है ना। ए क्या है, एक तरह से मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब एक तरह से नंबर, प्योर नंबर हमेशा क्या होंगे, मैग्नीट्यूड। चल भी रहा है मैग्नीट्यूड एक बिना डायरेक्शन की क्वांटिटी देगा, इसका मतलब स्केलर। कॉस थीटा, वैसे कभी ऐसे क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि कॉस थीटा का मतलब तो जनरली हम बोलते हैं कि भैया डायरेक्शन वगैरह कोई तो बताता है, ठीक है। तो डायरेक्शन को बताता है उस समय जब हमें एक वेक्टर के रेस्पेक्ट में दूसरा वेक्टर देखना होता है कि भाई ए वेक्टर, अभी अगर यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना दूं, मैंने बोल रखा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल इतना है, तो आप ये बोल सकते हो कि ए वेक्टर बी से कितने डिग्री पर है, किस डायरेक्शन में, तो बी के रेस्पेक्ट में चला। ये अगर ए वेक्टर बोल दूं, ये बी वेक्टर बोल दूं, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो आप ऑब्वियसली बोल सकते हो कि ए से अगर ये 60 डिग्री बोलता तो आप बोलते हैं कि ए से 60 डिग्री वाली डायरेक्शन में बी है। तो ये जो थीटा है वो एक वेक्टर के रेस्पेक्ट में दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए की डायरेक्शन थीटा नहीं है या बी की डायरेक्शन थीटा नहीं है, एक रेस्पेक्ट में कितनी डायरेक्शन है वो बता रहा है। तो बी की खुद की डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अंदर हुई है, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि ए से बी वेक्टर इज एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम ए वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन इसकी खुद की बोलेंगे तो बी कैप ही बोलोगे आप, तो वो जो ये, तो फिर थीटा का रोल क्या हुआ, थीटा का रोल ये हुआ कि आप बोलोगे कि ए से ए वेक्टर जिस भी डायरेक्शन में, यानी अगर हॉरिजॉन्टल ले रखा है तो आप आई कैप से एक cos 60 डिग्री की डायरेक्शन बनाओ। वो जो डायरेक्शन आई तो उसके अंदर cos 60 डिग्री का फैक्टर जब शामिल करोगे आप, तो अब कैसे शामिल करेंगे, किसी ने पूछा कि सर कैसे शामिल करें, ये ऐसे तो हमें को पता ही नहीं। तो उसी दिन के लिए मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, प्रोजेक्शन, कि वो डायरेक्शन पता कैसे करेंगे। आप क्या करोगे, इस ए वेक्टर से इस बी वेक्टर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। वो परपेंडिकुलर जहां पर ड्रॉ होगा, ये देखिए ये डॉटेड लाइन बनाई मैंने, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, तो ये क्या कहलाया, ए को थीटा की तरफ घुमाओगे तो क्या मिलेगा, ये ए कॉस थीटा। तो जो ये ए कॉस 60 आया या ए कॉस थीटा आया, ये क्या कहला रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी के अलोंग। तो ऑन बी की को मैं थोड़ा और अभी यहाँ पे लिखता हूं समझने के लिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी। तो ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी हुआ है,
ये तो ए की वैल्यू को बता रहा है कि बी की तरफ ए का कितना पोर्शन इंक्लूडेड है। तो ए कॉस थीटा मान लीजिए ए को थोड़ी देर के लिए मैग्नीट्यूड वाइज 10 लिख दूं तो 10 cos 60, तो ये तो आता 10 इंटू 1/2, तो ये सिर्फ इधर की तरफ होता। लेकिन अगर मुझे उसकी डायरेक्शन बतानी होती तो ये जो भी वेक्टर आता डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1/2 5 करता। तो अगर ये कोई वेक्टर की डायरेक्शन ले लेता कि ये बी वेक्टर है, तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए तो आपको बी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, वो बी कैप कहलाएगा। तो थोड़ा सा एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है, इसको माइंड से हटा दीजिएगा। वैसे तो होगा नहीं, अगर हो तो भी हटा दीजिएगा कि cos थीटा सिर्फ आपको किसी के रेस्पेक्ट में ये बता देगा कि इसके रेस्पेक्ट में इतनी डिग्री पर है, लेकिन एक्चुअल में उस पर्टिकुलर खुद की डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ठीक है, उस वेक्टर की। तो cos थीटा हमेशा क्या देगा, एक नंबर देगा, और नंबर जब मिलेगा तो वो आपको एक मैग्नीट्यूड फॉर्म में मिलेगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही मिलेगा। मैग्नीट्यूड बोल दो या एक नंबर मिलेगा, तो वो भी क्या होगा, स्केलर, वो भी क्या होगा, स्केलर। तो जब ये स्केलर हो जाएगा, ये स्केलर, ये स्केलर, ये स्केलर, तो ये सब आपस में ये पूरा मिलकर के ए डॉट बी पूरा का पूरा क्या बना रहा है, कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सो हम यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख दें, फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डॉट प्रोडक्ट, अबाउट डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डॉट प्रोडक्ट। पहला, फर्स्ट पॉइंट, इट gives या dot product gives a scalar quantity, dot product of two vectors, है ना। प्रोडक्ट तो चल रहा है वेक्टर्स का, लेकिन ये देता कैसी क्वांटिटी है, gives a scalar quantity, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो जो अब आप क्योंकि 10th से 11th में आ चुके हैं, तो देखो अब यहां पर कि इसके कुछ एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, फोकस करो। फर्स्ट, वर्क डन। वर्क डन का आगे चल के फॉर्मूला देखेंगे, एफ डॉट एस, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों का वेक्टर सॉरी डॉट प्रोडक्ट होता है क्या, वर्क डन। तो वर्क डन इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एस cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए ये है एफ और ये है एस, डिस्प्लेसमेंट, गाड़ी चल रही है इधर, फोर्स लग रहा है इधर, ऐसे ये फोर्स इधर लगा दिया, गाड़ी जा रही है इधर। ये ठीक वैसे जैसे एक बच्चा टॉय कार को एक रस्सी से पकड़ करके खींच रहा है, तो गाड़ी इधर जा रही है, फोर्स इधर लग रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो ये रहा एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, वर्क डन। और वर्क डन हमें शुरू से पता है, वर्क डन हो या कोई सी भी एनर्जी का फॉर्मेट हो, हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। सो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज गिवन बाय द वेक्टर सॉरी डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसी तरह से और कोई दूसरा एग्जांपल, अगर कोई दूसरा एग्जांपल देखें तो वो क्या हो सकता है, कोई दूसरा एग्जांपल किसी को पता है, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा एग्जांपल, पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला पता है क्या डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में किसी को, नहीं, ठीक है। तो पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझो, वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। अब ये देखो, इससे ये समझ में आया क्या, थोड़ी देर के लिए सोचो, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन होता है क्या, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर अपॉन टाइम। तो ध्यान से देखें, एफ डॉट एस अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वेलोसिटी होता है, ये आ गया एफ डॉट एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो इस तरह से कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो, और जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जहां भी बन रहा होगा वो कंपलसरी मिलने वाली क्वांटिटी क्या होगी, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसी तरह से
तो ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा जब यूनिट डायमेंशन के अंदर हम याद करवाते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी, आपने ऐसे पढ़ा होगा, पावर इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक पावर है भाई, अभी लीनियर मोमेंटम नहीं है ये, है ना, पावर लिख देता हूं मैं, आप भी उस टाइम ऐसे कैसे लिखें। और एक आपने एक चीज पढ़ी होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपने सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। भूल गए क्या सब लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? अपॉन एरिया होता है। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। लगता है तुम लोगों को वापस 5-5 बार लिखवाना पड़ेगा। नहीं, लिखवाना पड़ेगा। तो ये जो एक्चुअल में दिया जाता है वो दिया जाता है E डॉट ए। ए इज नथिंग बट एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए इसको यहाँ पे फाई E लिख देते हैं। एक और एग्जांपल यहीं पे लिख देता हूं, फोर्थ एग्जांपल। जैसे अच्छा, ये क्या चीज चल रही है? इसका नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलरली। इसी तरह से एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बी। मैग्नेटिक फील्ड को एक्चुअल में बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी फॉर भानु, ठीक है, ई फॉर जो भी है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका फॉर्मूला बोलो, 5 बार लिख करके लाना कल, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया, बिल्कुल सेम एनालॉजी है, बी डॉट ए। एक्चुअल में वहां पे हम शॉर्ट एरिया एलिमेंट्री ले लेते हैं, तो जैसे ई डॉट बी एस वेक्टर, लेकिन इन जनरल हम इसको लिख रहे हैं ना, बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। सो ये सर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, these are some examples of dot product। और हर एक क्वांटिटी जो डॉट प्रोडक्ट से मिलकर के बनी है वो अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी ही होगी कंपलसरी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी ही होगी। इतना समझ में आता है सर? यहां तक कितनों को क्लियर है भाई? ठीक है, तो these are the few examples of dot products: work done, electric power, electric flux, magnetic field, magnetic flux, electric flux. These all are the examples of what? Dot product. ये first point था, dot product of two vectors always gives a scalar quantity. Second point, second important point, अगर आपको ए वेक्टर दे दिया जाए और बी वेक्टर दे दिया जाए इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, देन हाउ यू विल फाइंड? सो सिंस ए वेक्टर इज इक्वल टू, या अगर लिख दूं, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू गिवन एज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, इसको क्या बोलते हैं? इस फॉर्मेट को 3D रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म, 3D रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। रट जानी चाहिए, अंदर तक आपके ये समझ में आ जाना चाहिए, तर जाना चाहिए। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। तो आपसे क्या बोला जाएगा? इफ ए वेक्टर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ 3D रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। 3D का मतलब 3 डायमेंशंस का इन्वॉल्वमेंट, रेक्टेंगुलर बोले तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्स वाई जेड, और कंपोनेंट का मतलब गिवन वेक्टर को आपने जिन कंपोनेंट्स के अलोंग रिजॉल्व किया है वो कंपोनेंट। तो आपने किन ए वेक्टर को किन किन डायरेक्शंस के अलोंग रिजॉल्व कर रखा है? ए एक्स, ए वाई, ए जेड। क्योंकि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, इसलिए ये जो ए एक्स कंपोनेंट, ए वाई कंपोनेंट और ए जेड कंपोनेंट ए के, ये कहलाते हैं रेक्टेंगुलर, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में, इसलिए 3D। तो 3D रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब एक्स वाई जेड में, सिंपल भाषा में एक्स वाई जेड के अंदर रिजॉल्व कर देना, ठीक। तो अगर ऐसा दे रखा हो एंड
बी वेक्टर आपको दे रखा हो बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप, ये आपका क्या हो गया? 3D रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म ऑफ बी। देन आपसे पूछा जाए कि कॉस थीटा क्या होगा, यानी कि देन थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी बताओ। तो इसको कैसे बताओगे? तो देन सबसे पहले सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, तो यहां से कॉस थीटा निकल करके आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये कॉस थीटा यहां से निकले। और फिर अगर थीटा निकालना हुआ तो थीटा क्या निकल जाएगा? कॉस इनवर्स। ध्यान रखना है जब भी अगर आपको दे रखा हो, ये कॉन्सेप्ट भी आता है तो क्लियर करते हुए चलो। मान लीजिए अगर मैंने लिख रखा है tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसको थीटा अगर पूछूं तो कैसे लिखूंगा? tan इनवर्स 1, ठीक है। इसको कैसे लिखा जाएगा? tan इनवर्स 1। या कहीं पे मान लीजिए कुछ भी sin थीटा इज इक्वल टू x दे रखा है, तो थीटा इज इक्वल टू इसको लिखेंगे कैसे? sin इनवर्स x, sin इनवर्स ऑफ x, ठीक है। इसको ये लिखने का तरीका होता है कि अगर आप दोनों तरफ इनवर्स ले रहे हो तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर है? इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू फिर कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, आप इस तरीके से फाइंड आउट करोगे। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा सा, तो यहां से आप एंगल फाइंड करोगे। अब किसी को आएगा कि सर इसके अंदर ए डॉट बी कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं और उसके कुछ सर्टेन रूल्स देखेंगे कि अगर ऐसा फॉर्मेट हो तो 3D रेक्टेंगुलर फॉर्मेट या फॉर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली अब एक काम करते हैं, इसको करने के लिए ही मैं कुछ सर्टेन रूल्स और बता देता हूं। यहां तक ये सब कुछ क्लियर है? तो उसको उनको अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। यहाँ पर 5-7 मिनट के अंदर हम एक एक्स्ट्रा चीज समझ लेते हैं, वो है एरिया वेक्टर, शायद जो पहले नहीं हुआ था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, जल्दी से समझिएगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर का मतलब, वैसे पहले आप लोगों ने सुन रखा था कि एरिया सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, सही बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फिजिक्स के अंदर हमें एक बार क्या होता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन से डिफाइन करनी होती है एरिया से रिलेटेड ही। जैसे आपने ये इसकी एप्लीकेशन बेसिकली देखी होंगी 10th ग्रेड के अंदर मोटर जनरेटर के अंदर। जब आप मोटर जनरेटर पढ़ते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि अगर टीचर जिनको एरिया वेक्टर के बारे में पता नहीं है तो वो थोड़ा सा क्या होता है कि कंफ्यूज सा हो जाता है कि ये कैसे घूम रही है, कैसे डिफाइन करना है। तो अगर उस टाइम पे थोड़ा सा अगर एक एरिया वेक्टर का छोटा सा कॉन्सेप्ट भी अगर पता हो तो भी आसान है। वैसे तो वो बिना उसके भी समझाया ही जाता है, लेकिन फिर भी एरिया वेक्टर वो है जो रोटेशनल इफेक्ट्स को या किसी पर्टिकुलर डायमेंशन, मतलब आपका तो ये हाफ रोटेशन डायरेक्ट होता था, लेकिन जब अब आप क्योंकि 11th फिजिक्स के साथ डील कर रहे हैं तो जैसे ही आप 12th के अंदर एसी मोटर, डीसी मोटर, ये मतलब इस तरह की चीजें, मोटर जनरेटर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, 12th के अंदर आता है, तो वहां पर क्या होता है कि अगर किसी रैंडम डायरेक्शन पे है, किसी एंगल पर है, तो वहां हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है कि यार ये इसका जो कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, आर्मेचर है, वो एक पर्टिकुलर से कितना डिग्री का एंगल बना रही है। तो उस टाइम पे हमें कुछ डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ती है। तो उन सब चीजों के लिए एक नीड हुई कि हमें एरिया को एक अलग डायरेक्शन से शो कर दे जो उसकी पर्टिकुलर वे को डिफाइन कर दे कि हाँ भाई ये इसका प्लेन है, ये एंगल इतना बना सकता है, या ये किसी के रेस्पेक्ट में इतने डिग्री से इसकी आप काउंटिंग कर सकते हो। तो ये समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, एरिया वेक्टर जनरली डिफाइंड बाय ए वेक्टर, है ना, सिंबल ए वेक्टर। और अगर कोई स्मॉल एलिमेंट लोगे तो डी ए वेक्टर या एस वेक्टर। एस वेक्टर जनरली डिस्प्लेसमेंट का भी होता है और सरफेस एरिया, इसलिए एस वेक्टर या डीएस वेक्टर, इन दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर मान लीजिए ये कोई प्लेन है, एक्सजेक्ट प्लेन मान लीजिए, फ्लोर है, तो अगर मुझे इस फ्लोर का एरिया वेक्टर बताना है तो एरिया वेक्टर इज डिफाइंड एज
द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन। तो अगर ये एग्जैक्ट प्लेन है तो y डायरेक्शन विल बी द एरिया वेक्टर ऑलवेज, ठीक है, और हमेशा आउटवर्ड। सो एरिया वेक्टर इज द डायरेक्शन, इट इज द वेक्टर which is perpendicular to the plane, outward from it, हमेशा एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं, दूसरे वेक्टर की नहीं। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, जो जिस एरिया को आप कंसीडर कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए और हमेशा उससे बाहर होना चाहिए। यानी कि यू कांट ड्रॉ दिस, ऐसे नीचे की तरफ नहीं बनाओगे। आप जिस डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हो उस डायरेक्शन की तरफ लोगे। किसी का सर फ्लोर तो चलो नीचे, अगर मुझे ऐसे ऐसे दिया गया है तो किधर बनाऊंगा, तो दैट डिपेंड्स ऑन विच डायरेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी। तो आउटवर्ड फ्रॉम इट का मतलब ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन, कि अगर आप इधर हो, ऑब्जर्वर इधर है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका जो एरिया वेक्टर आ रहा है वो इधर आएगा। अगर कोई ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन के अंदर है, इधर की तरफ से देख रहा है, तो फिर इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, सिंपल। तो ये इसका एरिया वेक्टर। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है सर्कल है, कैसा भी शेप हो, रैंडम शेप भी हो गया ना ये ऐसा। तो इस प्लेन के जो भी 2D फिगर होगा, क्योंकि एरिया हमेशा कैसा होगा, एक प्लेन ही होगा, चाहे शेप रेगुलर शेप हो चाहे रैंडम शेप हो, उस शेप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है, अगर ये ऐसे इंक्लाइन फॉर्म में रख रखा है तो ये इस प्लेन के अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, सो दिस इज द एरिया वेक्टर। अब रेगुलर की सर फिर ऐसे कैसे हो सकता है, कोई बॉडी ऐसे है, कोई बॉडी ऐसे, सामने से ऐसे कैसे पता चलेगा? तो हम उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स फाइंड कर लेते हैं और उनके एरिया, परपेंडिकुलर एरिया फाइंड कर लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लेना हो, मान लीजिए यहाँ पे बिल्कुल ऐसे है, तो ये ऐसा ले लूंगा। तो ये डिपेंड करता है एरिया वेक्टर कि आप किस तरह की डायरेक्शन ले रहे हो या किस तरह का सेगमेंट चूज कर रहे हो। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड जनरली एरिया वेक्टर। ठीक, सो ये हो गया रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया तो निकालोगे लेंथ इंटू ब्रेथ ही। एरिया वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एरिया वेक्टर को लिखोगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। सो दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड ए कैप। ये है आपका ए कैप, जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर है उसी के अलोंग ए कैप होगा। तो अगर मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है 10/5 का, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एरिया कैसे फाइंड करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 10 इंटू 5 और डायरेक्शन ए कैप, यानी कि वर्टिकुलर ऊपर, तो इसको लिखूंगा 50 और ए कैप की जगह क्या लिख दूंगा, जे कैप। अगर ये वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 50 जे कैप। ये किसका, सॉरी ए वेक्टर, ए वेक्टर का आंसर आ गया 50 जे कैप। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, सिंपली 50, जाना भी चाहिए लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूले से। हाँ भाई, एरिया वेक्टर कितनों को क्लियर हो चुका है? जे कैप तो मैंने सिर्फ एग्जांपल माना ना, कि अगर ये एक्स-जेड प्लेन है, इफ इट इज फॉलोइंग द एक्स-जेड प्लेन, ये एक्स और जेड फ्लोर जैसे 3 डायरेक्शन बोलते हैं ना, एक्स वाई जेड, उसमें कोई सा प्लेन मैंने ये ले रखा है तो इसका परपेंडिकुलर तो वाई डायरेक्शन में ही आएगा ना। ठीक है, कितनों को समझ में आ गया भाई यहां तक?